हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। गुड इवनिंग। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ का सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं, इसके बाद तब बातचीत करेंगे। तो ये सिलेबस देखिए, समय को बचाने के लिए हमने पहले लिख के रखा हुआ है। तो सिलेबस ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स, क्लास 11th के गणित का हम लोग आज सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं। ये सारा सिलेबस जो है आपका यूनिट्स वाइज लिखा गया है। यूनिट्स बोले मतलब इकाई। अब इकाई क्या होता है बताएंगे। ये टोटल जो है आपके क्लास 11th के मैथ में टोटल 8 यूनिट्स है जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। यूनिट्स क्या होता है पहले समझिए आप। जैसे बहुत सारे घरों को जब मिलाते हैं हम लोग, एक गांव का निर्माण होता है। बहुत सारे गांव को जब मिलाते हैं तब एक प्रखंड बनता है, और बहुत सारे प्रखंड को जब मिलाते हैं तब एक अनुमंडल बनता है, और बहुत सारे अनुमंडल को जब मिलाते हैं तब एक जिला बनता है, और बहुत सारे जिला को जब मिलाते हैं तब एक राज्य बनता है, और बहुत सारे राज्य को जब मिलाते हैं तब एक भारत जैसा सुंदर एक देश बनता है। उसी प्रकार से बहुत सारे चैप्टर को जब मिलाते हैं तो एक यूनिट्स का निर्माण होता है, एक यूनिट्स तैयार होता है। तो वही यूनिट्स जो है आपके यहाँ पर सिलेबस में लिखा गया है। इसके अंतर्गत बहुत सारा चैप्टर सब आएगा। इसमें सबसे पहला जो लिखा गया है वो है आपका सेट थ्योरी। सबसे पहला है आपका सेट थ्योरी एंड फंक्शंस। सेट थ्योरी को हिंदी में समुच्चय सिद्धांत कहा जाता है, और फंक्शन को हिंदी में फलन कहा जाता है। और नंबर 2 है आपका अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बीजगणित कहा जाता है। इसके बाद नंबर 3 है आपका ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमितीय कहा जाता है। इसके बाद नंबर 4 है आपका कैलकुलस, जिसको हिंदी में कलन शास्त्र कहा जाता है। और नंबर 5 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। और नंबर 7 है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में सांख्यिकी और प्रायिकता कहा जाता है। स्टैटिक्स को हिंदी में सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहा जाता है। और नंबर 8 है आपका मैथमेटिकल लॉजिक, जिसको हिंदी में गणितीय विवेचक कहा जाता है। अब यहाँ पर बातों को समझना है। ये तो हो गया आपका सिलेबस, क्लास 11th के मैथ का सिलेबस क्या है। तो कोई पूछेगा, उसको बोलना है कि 8 गो यूनिट है और ये 8 यूनिट्स को पढ़ना होता है क्लास 11th के मैथ में। तो वो 8 यूनिट्स का नाम जो है हमने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया है। तो सबसे पहला क्या हो गया, सेट थ्योरी एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में समुच्चय सिद्धांत और फलन कहा गया। इसके बाद ये आपका अलजेब्रा हो गया बीजगणित। इसके बाद ये ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा। नंबर 4 हो गया कैलकुलस, जिसको हिंदी में कलन शास्त्र कहा। और नंबर 5 हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहा। और नंबर 7 हो गया स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स को हिंदी में सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहा गया। इसके बाद ये है आपका मैथमेटिकल लॉजिक, जिसको हिंदी में गणितीय विवेचक कहा जाता है। ये तो सिलेबस बढ़िया सब समझ गए। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि ये जो सिलेबस है, इसमें जो यूनिट्स आपने देखा कि टोटल 8 यूनिट्स हैं। ये 8 यूनिट्स में कौन कौन सा यूनिट्स की पढ़ाई आप पहले किए हुए हैं थोड़ा बहुत, अब बाकी आगे हम लोग को करना है। तो पहले हम लोग ये इंट्रोड्यूस कर लें ऐसा कौन कौन सा यूनिट्स है जो कि क्लास 10 तक में आपने नाम सुना हुआ है, इसके आगे फिर नाम नहीं सुना है। पहले इसको देखिए आप। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे गौर से आप, ये अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बीजगणित कहा जाता है, इसका नाम पहले आप सुने हुए बचपन में, और इसको बचपन से ही हम लोग पढ़ते आए अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बीजगणित कहा जाता है। इसके बाद क्लास 10th में जो है ये आपने ट्रिगोनोमेट्री का नाम सुना हुआ है, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। ये भी आप क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। इसके बाद ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति, इसका भी नाम आप सुने हुए हैं बचपन में। क्लास 7 से ही इसका हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसके बाद ये आपका स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहा जाता है। इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता कहा जाता है, इसको भी आप पढ़े हुए हैं क्लास 10th में। तो स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, जिसमें याद कीजिए, जिसमें आप माध्य, बहुलक, माध्यिका सब पढ़े हुए हैं, वही आपका स्टैटिक्स। इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी भी आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, प्रायिकता। तो ये सब बुक है जो कि आप बचपन में इसका नाम अभी तक सुने हुए हैं, कुछ ना कुछ इसमें आप पढ़े हुए हैं, कुछ ना कुछ इसमें आप जानते हैं। और ऐसा बहुत यूनिट्स है जो कि आपके लिए बिल्कुल यहाँ क्लास 11th में नया है। तो बोलने का सेंस यहाँ पर यह है कि जो चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है
पहले वो मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो वो पढ़ा हुआ का मतलब यह हुआ कि जितना कुछ आप पढ़े हुए हैं उस सारा चीज़ को आपको याद रखना है। हालांकि जितना कुछ पढ़े हुए हैं वो सारा कुछ हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कुछ बताया जाएगा वो सारा आपका जीरो लेवल से बताया जाएगा, ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। लेकिन अगर पहले वाला चीज़ अगर हमने इंट्रोड्यूस करवाया, इसका मतलब हुआ कि ये सारे चीज़ों को आपको रिवीजन रखना है, जो कि यहाँ पर बार बार काम देगा। इसके बाद ऐसा बहुत तो यूनिट्स है जो कि बिल्कुल आपके लिए नया है, इससे पहले आपने कभी नाम भी नहीं सुना हुआ है। तो वो क्या है? तो पहला है आपका सेट थ्योरी एंड फंक्शन। याद कीजिए, सेट थ्योरी एंड फंक्शन, क्या नाम कभी सुने हैं आपने? क्लास 10 तक में इसका नाम सुने ही नहीं है। इसका स्टार्टिंग जो है वो आपका क्लास 11 से हो गया। तो ये आपके लिए बिल्कुल न्यू बुक हो गया, सेट थ्योरी एंड फंक्शंस। तो अभी तो हम लोग यहाँ पर यूनिट से बोलेंगे, लेकिन आगे क्लास में जाएंगे फिर इसी को एक अलग बुक बोलना पड़ेगा, सेट थ्योरी एंड फंक्शंस का। इसके बाद नंबर 2 है आपका कैलकुलस। कैलकुलस जो है ये भी आपके लिए बिल्कुल नया है, इससे पहले आपने कभी भी इसका नाम नहीं सुना हुआ है, कलन शास्त्र का। इसके बाद नंबर 3 है आपका मैथमेटिकल लॉजिक, जिसको हिंदी में गणितीय विवेचक कहा जाता है। ये भी एक छोटा सा गणित है, इसका भी नाम आपने पहले नहीं सुना हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखें आप तो टोटल 3 ऐसा यूनिट्स है जिसका नाम आपने नहीं सुना हुआ है, पहले आपने ही पढ़ा हुआ है। ये आपके लिए बिल्कुल नया मैथ हो गया आपके लिए, जो कि हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ाई करेंगे। अब बाकी 5 गो यूनिट्स ऐसा है जिसका नाम आप सुने हुए हैं, कुछ ना कुछ इसमें आप जानते हैं। ये हो गया आपका सिलेबस 11th क्लास का, और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा से और डिटेल से आप सिलेबस को समझ गए होंगे। तो ये आपका यूनिट्स वाइज सिलेबस है, इसके अंतर्गत बहुत सारा चैप्टर सब आएगा जो कि हम लोग पढ़ते जाएंगे और बहुत डिटेल से। अब यहाँ पर बात करेंगे कि हम लोग जो यहाँ पर पढ़ाई जो करेंगे साल भर, तो किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, साल भर पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले जो आपका स्टार्ट जो किया जाएगा 8 यूनिट्स में, तो 8 यूनिट्स में सबसे पहले आपका स्टार्ट किया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि सारे बैच में भी आपका ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट किया जा रहा है। अब बात है कि सर ट्रिग्नोमेट्री ही पहले क्यों स्टार्ट किया जाए, तो वो भी हम बात करेंगे। हाँ, बात अब ये हुआ कि सर हम लोग यहाँ पर जो पढ़ाई करेंगे तो साल भर किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, पैटर्न क्या रहेगा, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम लोग क्लास 11th का एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो बातों को समझिएगा ध्यान से, सुनिए। यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि ये 8 यूनिट्स में हमने पहले आपको बता दिया कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब बात है कि सर ये तो स्टार्ट कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन साल भर पढ़ाइएगा कैसे, यही तो हम बता रहे हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले अगर मान लीजिए 8 यूनिट्स में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री जो हम बताएंगे तो पहले जितना थ्योरी है ट्रिग्नोमेट्री का, जितना फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, उस सारे फॉर्मूला को एक एक करके हम प्रूव करेंगे। उस सारा बेसिक जितना भी है एक्सरसाइज का वो पहले हम बताएंगे, सबको प्रूफ के साथ आगे बढ़ाएंगे। ये सारा कुछ जब हो जाएगा, इसके बाद तब हम लोग आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जो मेन आपका बुक में एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है क्वेश्चन। तो वो जो हम लोग क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, तो वो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे के.सी. सिन्हा बुक से। बुक का नाम याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग के.सी. सिन्हा बुक पढ़ेंगे। जिससे हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया, इसमें जितना कुछ बेसिक है, जितना फॉर्मूला सब है, वो सारा थ्योरी कंप्लीट होने के बाद तो सबसे पहला बात क्या हो गया भाई, जो भी यूनिट्स को स्टार्ट किया जाए तो उस यूनिट्स में जितना भी थ्योरी है उस सारा थ्योरी को पहले बताया जाएगा। उस सारे थ्योरी प्लस ये आपका फॉर्मूला को जो है प्रूफ के साथ आपको बताया जाएगा। ये बातें हो गया। अब ये सारा थ्योरी होने के बाद हम लोग अब बुक का सवाल बनाएंगे। तो सवाल जो बनाएंगे तो वो सबसे पहले कौन सा बुक का सवाल बनाएंगे, तो के.सी. सिन्हा बुक जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो के.सी. सिन्हा बुक का हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। के.सी. सिन्हा जब हो जाएगा, इसके बाद तब हम लोग आएंगे एन.सी.ई.आर.टी. बुक में। एन.सी.ई.आर.टी. बुक जो कि आपके पास होगा, और नहीं अगर है तो इसको भी खरीद लेंगे आप। ये दोनों बुक का सॉल्यूशन हम लोग साथ साथ करते हुए चलेंगे। साथ साथ का मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्री अगर स्टार्ट किए हैं तो पहले थ्योरी बताए, उस पर भी जितना फॉर्मूला सब है वो सारा फॉर्मूला को प्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। थ्योरी प्लस फॉर्मूला आगे बढ़ गए। इसके बाद एक्सरसाइज का सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग बुक जो बनाएंगे तो आपका के.सी. सिन्हा बुक से। तो के.सी. सिन्हा बुक जब हो जाएगा तब तुरंत हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, एन.सी.ई.आर.टी. बुक में। अगर आपको लगे कि सर के.सी. सिन्हा एन.सी.ई.आर.टी. बुक अलावा कोई,
तो अदर बुक आप ले सकते हैं, जैसे RS अग्रवाल, RD शर्मा का कोई बुक आप खरीद सकते हैं मार्केट में। लेकिन हाँ, ये शर्त है कि अदर बुक आप तभी बनाएंगे जब ये दोनों बुक कंप्लीट हो जाएगा तब, क्योंकि ये दोनों बुक जब कंप्लीट हो जाएगा तो 90% सवाल आपसे कोई बुक से बन जाएगा। अब बाकी जो नहीं बनेगा तो कहीं भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ये बात हुआ। लेकिन फुल सॉल्यूशन जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो वो KC सिन्हा और NCERT बुक का, अदर बुक भी लेना चाहे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना कुछ होने के बाद, ये जब इतना कुछ जब हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरे यूनिट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरे यूनिट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। हालांकि जब यहाँ पर एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो उस वक्त भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे, लेकिन लास्ट में भी आपको पूरे ओवरऑल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में जितना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लेके। तो लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरा करा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, जितना एक्सरसाइज हम बताते जाएंगे फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो वो भी आपको बताएंगे हम। लास्ट में फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको करवा दिया जाएगा। इतना कुछ जब हो जाएगा, इसके बाद फिर आपका क्या होगा, फाइनली टेस्ट होगा। लेकिन जो यहाँ पर ऑफलाइन विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उसको पता है कि यहाँ पर संडे टेस्ट होते रहता है, उसका रिजल्ट भी मिलता है, बच्चा को प्राइज भी दिया जाता है। लेकिन ये सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद ओवरऑल पूरे यूनिट्स का टेस्ट होना है। अब पूरे यूनिट्स में जो अच्छा नंबर लाएंगे, अच्छा का मतलब होता है पूरा अच्छा, अच्छा का मतलब ये होगा अगर 100 नंबर का अगर टेस्ट हो रही है तो 100/100 नंबर जो लाएंगे उनको फिर अलग से जो है सम्मानित उसको किया जाएगा प्राइज देकर। तो इस तरह से जो है पूरे यूनिट्स का प्रोसेस आपका सालों भर चलते रहना है। तो हमने फॉर एग्जांपल लिया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री को मैंने इस तरह से बताएंगे। इस तरह से बताएंगे मतलब यह हुआ कि पहले थ्योरी बता दिए, जितना फॉर्मूलास है वो सारा फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। यहाँ पर मैथ में कुछ भी याद करना ही नहीं है, मैथ को ना फील करना है। फील का मतलब महसूस करना है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस तरह से मैथ को हम लोग पढ़ेंगे, बस समझ गए। तो इतना कुछ होने के बाद हमने बताया पहले कौन सा बुक सर बनाएंगे, तो पहले KC सिन्हा बुक से बनाएंगे। ये जब हो जाएगा फिर NCERT अपने आप बन जाएगा। NCERT अपने आप का मतलब यह हुआ, जब KC सिन्हा बुक जब पढ़ लीजिएगा तो सारा सवाल 99% का सवाल आपसे खुद ब खुद NCERT बुक से बन जाएगा, अगर आपका KC सिन्हा बुक पूरा कंप्लीट रहेगा तो। अब बाकी जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो हम बताते हैं, बात समझ गए। इसीलिए दोनों बुक साथ साथ लेके चलेंगे। आपके पास अगर अदर बुक भी है तो उससे भी सवाल बनाइए, आपको दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि ये दोनों बुक अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो आप बनावे, तो फिर आपसे सवाल बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सालों भर तैयारी करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो जाएगा तो हम लोग तुरंत जो है आ जाएंगे कहाँ पर, तो हम लोग आ जाएंगे कैलकुलस में। बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हुआ तुरंत हम लोग कैलकुलस में आ जाएंगे। अब बात है सर कैलकुलस पहले क्यों नहीं या ऐसे बाद में क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है मैथ में वो आपका कैलकुलस सबसे ज़्यादा। इसमें से अगर VBI की बात अगर किया जाए सर, इसमें से VBI क्या है, तो सबसे ज़्यादा VBI वो आपका कैलकुलस ही हो गया। तो सर सबसे VBI अगर यही है तो पहले इसी पढ़ा दीजिए। नहीं, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि कैलकुलस विद्यार्थी को तभी समझ में आएगा, कैलकुलस विद्यार्थी के लिए आसान तभी हो पाएगा जब ये ट्रिग्नोमेट्री बच्चा को पता रहेगा तब। और ट्रिग्नोमेट्री में जो है टोटल जो है ये 175 फार्मूला है क्लास 11 में। उस सारे फार्मूला को हम प्रूव करके एक एक करके आगे बढ़ाएंगे, सबको ट्रिक वाइज माइंड में सेट करवा देंगे। और जिस विद्यार्थी को 175 फार्मूला अगर माइंड में सेट हो जाए 11 क्लास का, तो उसको किसी भी क्लास का मैथ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा आगे क्लास का। बस समझ गए। तो मेन जो हो गया वो आपका क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। इसीलिए हमने सबसे पहले जो स्टार्ट करने के बारे में बोला, तो हमने बिना सोचे समझे बिना किसी से पूछे हमने कहा कि पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ लेंगे तो फिर आपका कैलकुलस पूरा आसान हो जाएगा। और आपको पता नहीं है अभी कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस अगर 100 नंबर का अगर एग्जाम होता है तो कैलकुलस से सिर्फ 44 नंबर का सवाल पूछा जाता है। समझिए कि आधा मैथ जो है वो सिर्फ क्या है, कैलकुलस। तो आधा मैथ अगर सिर्फ कैलकुलस है, इसका मतलब है कि हम लोग को कैलकुलस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जिस विद्यार्थी का कैलकुलस अगर मजबूत हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब यह हुआ कि मैथ में बहुत अच्छा नंबर वो ला सकता है। लेकिन जो विद्यार्थी कैलकुलस बढ़िया से नहीं समझ पाया, नहीं पढ़ पाया, तो वो चाह लगा मैथ में कुछ भी करने के लिए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा।
बात समझ गए। इसीलिए कैलकुलस में इंटरेस्ट जगाने के लिए, कैलकुलस को आसान करने के लिए सबसे पहले आपको 175 फॉर्मूला जो 11th क्लास का है वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब वो आपको देख के डरना नहीं है भाई, 175 फॉर्मूला वो हम सेटअप करा देंगे माइंड। एकदम छोटा छोटा फॉर्मूला है जो सेकंड में आप बोलिएगा, हम यहाँ पढ़ाएंगे, आप बोलिएगा। बात समझ गए। अब देखिएगा जब 7 से 8 दिन का जब क्लास हम ले लेंगे तो 102 फॉर्मूला ऐसे प्रूफ हो जाएंगे मुश्किल से 10 दिन के क्लास में। बात समझ गए। इसलिए आपको ये सब संख्या को देख के डरना नहीं है। तो ये जब हो जाएगा इसके बाद तब कैलकुलस में आ जाएंगे, तो फिर कैलकुलस आपका पूरा आसान हो जाएगा, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलस संभव नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आ गए। तो जिस प्रकार से आपको ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल लेके बताया गया, जिस तरह से ये प्रोसेस रहेगा उसी तरह से सारा प्रोसेस ये आपका चलते रहेगा। जैसे मान लीजिए कैलकुलस में आ गए, कैलकुलस में जितना थ्योरी है, जितना फॉर्मूला है, वो सारा फॉर्मूला प्रूफ किया जाएगा, बताया जाएगा। और ये सारा कुछ होने के बाद हम लोग फिर केस नंबर बुक का सवाल बनाएंगे, फिर एनसीईआरटी बुक का सवाल बनाएंगे, अदर बुक का सवाल बनाएंगे। हालांकि ऑफलाइन में ऐसा 2 बैच है जहाँ पर हम RD शर्मा और RS अग्रवाल का बुक भी बनवाते हैं, केस नंबर का एनसीईआरटी का बुक चलता है। तो उसके लिए वो विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करता है, विद्यार्थी किस तरह से लेना चाहता है, बाकी देने में क्या दिक्कत है, ये सब बातें हैं। तो ऑफलाइन में भी जिस तरह चल रहा है उसी प्रकार से ऑनलाइन में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाएंगे तो सेम उसी प्रकार चलना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो और भी मस्त है बुक, जहाँ पर कि आपको ढेरों थ्योरम से पढ़ना होता है। बात समझ गए। तो इस तरह से हम लोग सालों भर का तैयारी हम लोग बहुत अच्छा सी डिटेल से हम लोग कर लेंगे और सिलेबस आपका पूर्ण रूप से आपका समय पर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आपको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि जो ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं उसका तो 1 घंटा ऑफलाइन क्लास होगा और 1 घंटा ऑनलाइन क्लास होगा, तो सिलेबस अच्छी तरह समाप्त हो जाएगा। अब बाकी जो ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं उनको 2 घंटा का वीडियो मिल जाएगा, 2 क्लास का वीडियो। बात समझ गए। तो हमें उम्मीद है कि ये सारा बात आप समझ गए होंगे। जिस तरह से आज हमने आपके साथ बात किया कि शायद ही हम लोग कहीं बात कर पाएंगे ऐसा, इसलिए हमने आज खुल के आपके साथ बात किया किस तरह से हम लोग यहाँ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाने का तरीका क्या है। बात समझ गए। किस तरह से हम लोग साल भर तैयारी करते हैं। ये हम लोग का सिलेबस की बात अभी हो गई। तो अब हम लोग मेन जो आएंगे तो वो अपने सिलेबस पर आते हैं। भाई हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, आपको पहले बता चुके हैं कि हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। बात समझ गए। तो हम लोग अब बिना बातचीत किए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहला जो है आपको हेडिंग देना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जो है हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री का एक और नाम है। ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्या नाम है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ही जो है आप सर्कुलर फंक्शन भी कह सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का दूसरा नाम होता है सर्कुलर फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दूसरा नाम हो गया सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन। और सर्कुलर फंक्शन को जो है हिंदी में कहा जाता है वृत्तीय फलन। वृत्तीय फलन। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का 2 नाम लिखा है आपको, और ये दोनों नाम जो है आपके सामने है। सबसे पहला हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। इसके बाद नंबर 2 है आपका सर्कुलर फंक्शन जिसको हिंदी में वृत्तीय फलन कहा जाता है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो है अपने क्लास 11th में 10th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़े हुए हैं, इसलिए हमने पहले आपको बताया कि कौन कौन सा यूनिट्स है जो कि आप बचपन में नाम सुने हुए। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका दूसरा नाम मैंने सर्कुलर फंक्शन कहा, ये आप अच्छी तरह से ये आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। लेकिन क्लास 10th में आप क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जैसा कि हमने शुरू में बताया, यहाँ पर जो भी चीज़ हम स्टार्ट करेंगे वो आपका 0 लेवल से स्टार्ट होगा। आप समझ गए। लेकिन फिर भी जो पढ़े हुए हैं उसको हमेशा के लिए याद रखना है।
अब यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको दूसरा नाम हो गया सर्कुलर फंक्शन। अब इसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए आप, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है, त्रिकोणमिति, देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपका 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री आपका 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री ये आपका 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या, पहला हो गया आपका ट्राई, दूसरा क्या, ये आपका गोनिया, और तीसरा क्या, ये आपका मेट्रोन। ये जो है ट्रिग्नोमेट्री ये आपका 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोनिया, मेट्रोन। और ये तीनों जो है वो आपका ग्रीक भाषा का वर्ड है। ग्रीक भाषा बोले तो जैसे आपका हिंदी भाषा होता है, इंग्लिश होता है, बंगाली होता है, सेम उसी प्रकार से ग्रीक एक भाषा होता है। और उसी भाषा का ये आपका लिया गया है 3 वर्ड। पहला क्या है ट्राई, दूसरा गोनिया, तीसरा मेट्रोन। ट्राई को इंग्लिश में जो है इसका इंग्लिश वर्जन जो होता है वो होता है आपका 3। ट्राई मतलब 3। और गोनिया को मतलब होता है गोनिया मतलब हो गया साइड। इसके बाद मेट्रोन का मतलब हुआ मीजरमेंट। या फिर ये कह सकते हैं गोनिया मीन्स आप एंगल्स भी ले सकते हैं, एंगल्स, ANGLES, एंगल। अब यहाँ पर समझिए आप, हमने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है और ये आपका 3 गो ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड, ग्रीक वर्ड। पहला क्या, ट्राई, गोनिया, मेट्रोन। ट्राई का इंग्लिश वर्जन हो गया 3 और गोनिया का मतलब हो गया एंगल। इसके बाद ये आपका मेट्रोन का मतलब हुआ मेजरमेंट। अब इसका इंग्लिश मतलब समझ, जैसे ये आपका 3 है, 3 मतलब होता है 3। 3 मतलब क्या, हिंदी मतलब 3। एंगल मतलब कोण। इसके बाद मेजरमेंट मतलब क्या, माप। मेजरमेंट मतलब माप, ये होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब निकला, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ 3 कोण की माप। 3 कोण की माप को ही क्या कहा जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। बात समझ गए, 3 कोण की माप को ही क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। बात समझ गए। अब आपसे बात करते हैं कि 3 कोण की माप को ट्रिग्नोमेट्री को कहा जाता है, तो 3 कोण की माप हम लोग करते किस में, तो 3 कोण की माप जो है हम लोग एक त्रिभुज में करते हैं। और याद होगा कि ट्रायंगल त्रिभुज जो है हम लोग ढेरों प्रकार का पढ़े हुए हैं, है ना। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ढेरों प्रकार का त्रिभुज हम लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर 90% जो है हम लोग समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। तो बात हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं, तो 3 कोण की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का अगर डिफिनेशन देना हो तो हम लोग क्या देंगे, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोणों तथा उसके भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। आप समझ गए। तो इस बात को हम लोग लिख भी लेंगे अच्छी तरह से ताकि कोई दिक्कत ना हो कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें कि त्रिभुज और बहुभुज भी कह सकते हैं, त्रिभुज और बहुभुज
के कोनों तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। चूँकि ये जो ट्योमेट्री है ये बहुत बड़ा ब्रांच बन चुका है मैथ का, इसीलिए हम लोग अगर सिर्फ कह देंगे कि त्रिकोणमिति में सिर्फ त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ये कुछ क्षण के लिए गलत भी हो सकता है, क्योंकि त्रिकोणमिति अब इतना बड़ा ब्रांच बन चुका है मैथ का, इसमें हम लोग अब त्रिभुज से बाहर भी चले गए हैं। त्रिभुज से बाहर कहाँ? तो ये आपका बहुभुज में। तो बहुभुज क्या होता है समझते हैं। इसलिए मैंने कहा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कि त्रिभुज और बहुभुज के कोनों तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आपको पता है कि त्रिभुज जिसमें 3 गो कोण होता है, 3 गो भुजा होता है, तब उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो इतना कुछ समझने के बाद जो है इसको कॉपी में आप नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने आपको जैसा कि बताया कि त्रिभुज के बारे में जो अध्ययन करना है, इसमें ढेरों प्रकार का त्रिभुज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से जो है हम लोग यूज जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा? समकोण त्रिभुज के बारे में। यहाँ पर देखिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, सबको देखिएगा, ये हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक वो जो कोण होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। यहाँ देखिए, इसका नाम दे देते हैं, ये आपका ए और ये वाला बी और ये वाला सी। ये ए बी सी आपका एक ट्रायंगल हो गया जिसका एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री समकोण होता है। तो इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज। आप त्रिकोणमिति में 90% सवाल जो आपका बनेगा तो आपका समकोण त्रिभुज पर ही बनेगा, जिसको इंग्लिश में जो है इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। इंग्लिश में इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर सबको देखिएगा, अब ये जो त्रिभुज है जिसमें 3 गो कोण है, ए बी और ये सी, इसमें 3 गो भुजा है। तो भुजा कौन कौन सा हो गया? एक हो गया ए बी भुजा, दूसरा हो गया बी सी भुजा और तीसरा क्या? ए सी भुजा। तो इस त्रिभुज में टोटल 3 गो कोण है और 3 गो भुजा है। क्लास 9th में आप बहुत डिटेल से पढ़े हुए हैं, यदि ये वाला कोण ए है, इसके सामने वाला भुजा की जो लंबाई होती है वो आपका स्मॉल ए होता है, और ये वाला अगर कोण बी है, इसके सामने वाला जो भुजा होती है उसको स्मॉल बी से सूचित किया जाता है, भुजा की लंबाई। और ये वाला कोण अगर सी है, इसके सामने वाला जो भुजा हो गया, साइड हो गया, इसकी लंबाई को स्मॉल सी से सूचित किया जाता है। तो ये आपने क्लास 10th में बहुत अच्छा से पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में। तो बात यहाँ पर यह हो गया कि ये ए बी भुजा का लंबाई कितना हो गया? तो ये आपका सी हो गया। इसके बाद ये बी सी भुजा की लंबाई कितना हो गया? तो ये आपका ए हो गया। और ए सी भुजा का लंबाई कितना हो गया? तो ये आपका बी हो गया। अब यहाँ पर यह देखिए, ध्यान से बात समझिएगा, इस त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका ए बी सी, जिसका हिंदी हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये आपका ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या क्या है। यहाँ पर 3 ठो कोण है, ए बी सी, 3 गो एंगल हो गया। अब वो एंगल्स आपका कौन सा हो गया? एंगल जिसको हिंदी में कोण कहा जाता है। इस त्रिभुज में अगर ध्यान से आप देखें तो ये आपका 3 गो कोण हो गया। कौन सा? ए बी और सी। ये आपका 3 कोण हो गया, जिसको कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से निश्चित किया। इसके बाद इस त्रिभुज में अगर देखें तो आपका 3 गो जो है आपका
भुजा हो गया, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा साइड। साइड मतलब भुजा। तो इस त्रिभुज में 3 गो भुजा हो गया, और भुजा की लंबाई की देखिए हमने निश्चित किया हुआ है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। 3 तो भुजा क्या हो गया, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। अगर इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो इसमें 3 गो वर्टेक्स भी होता है। तो 3 तो वर्टेक्स कौन कौन सा है, ये आपका वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, इसका ये वर्टेक्स आपका सी, जिसको हिंदी में शीर्ष कहा जाता है। इसमें 3 गो आपका वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स, जिसको हिंदी में जो है ये आपका शीर्ष कहा जाता है। तो वो कौन कौन सा है, तो ये आपका ए, बी और ये आपका सी है। तो ये ए, बी और ये आपका सी, ये आपका वर्टेक्स हो गया। तो आप कंफ्यूज ना करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल वाला में जो है, एंगल जो लिखा हुआ है इसमें हम कोण लगा देते हैं। ये कोण ए, कोण बी और ये कोण सी, और ये ए बी सी क्या हो गया, तो ये हो गया आपका वर्टेक्स। तो आपने देखा कि एक समकोण त्रिभुज में, एक त्रिभुज में कितना चीज़ हुआ, तो एक त्रिभुज में 3 चीज़ हो गया। 3 गो कोण हो गया, 3 गो भुजा हो गया, 3 गो शीर्ष हो गया। चलिए, इतना कुछ तो आप बढ़िया समझ गए। अब इतना कुछ होने के बाद एक त्रिभुज में अगर आपको मेंबर पूछा जाए, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज में सदस्यों की संख्या, इसका हिंदी हो गया एक त्रिभुज में सदस्यों की संख्या, एक त्रिभुज में सदस्यों की संख्या। याद रखिएगा, एक त्रिभुज में सदस्यों की संख्या जो होती है वो आपका 6 गो होता है। क्या होता है, 6 गो। वो क्या क्या होता है समझिए। एक त्रिभुज में सदस्यों की संख्या 6 गो होता है। कौन कौन सा, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। एक त्रिभुज में सदस्यों की संख्या 6 होता है। 3 होता है कोण, कोण ए, कोण बी और ये आपका कोण सी। कोण ए, इसके बाद ये कोण बी और इसके बाद ये कोण सी। इसके बाद 3 गो क्या होता है, तो भुजा होता है। तो भुजा कौन सा, ए, बी और सी। ये हो गया ए, बी और ये आपका सी, ये हो गया। तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले एक त्रिभुज में मेंबर्स की संख्या कितना, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज में सदस्यों की संख्या कितना होती है, आपको बोलना है कि एक त्रिभुज में सदस्यों की संख्या 6 होती है। 3 गो कोण हो गया, 3 गो भुजा। तो ए बी सी हो गया भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई ए, इसका बी और इसका सी। हमें उम्मीद है कि ये सारा बात आप अच्छी तरह समझ गए। अब इतना कुछ होने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे पे क्या बढ़ेंगे सबको देखिएगा। चलिए, इतना चीज़ को कॉपी में प्लेन बढ़िया से नोट कर लेना है। नोट करने के बाद तब आगे बढ़ना है। आगे देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज लेने जा रहे हैं। इस समकोण त्रिभुज को सबको देखिएगा बढ़िया से। देखिए, ये हम एक समकोण त्रिभुज लिए और इस समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं। इस समकोण त्रिभुज का नाम दे दिए ए, और ये वाला बी और ये वाला सी। और इसका जो कोण है ये कितना डिग्री है, तो ये आपका 90 डिग्री है। अब इस समकोण त्रिभुज में ये बात तो फिक्स हो गया कि एक वो जो कोण है वो आपको कितना है, तो ये आपका 90 डिग्री। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक कोण अगर इसका 90 डिग्री है तो बात ये स्पष्ट हो गया कि बाकी जो कोण होगा वो आपका 90 होगा। ये वाला कोण अगर 90 है तो ये दोनों कोण को मिला के कितना होगा 90, तब ये पूरे का कितना होगा 180। तो अब यहाँ पर बोलने का सेंस यह है, यह दोनों जो कोण होता है ये दोनों कोण आपका न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। और न्यून कोण एक्यूट एंगल क्या कहा होता है ये आपको पता है कि वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। तो ये बोलने का सेंस ये होगा, ये वाला कोण अगर 30 का है तो ये कितना होगा 60, ये वाला 45 है तो ये भी कितना होगा 45, ये वाला अगर 50 है तो ये कितना होगा 40 हो जाएगा। ये दोनों कोण जो हो गया वो कैसा कोण हो गया, तो ये एक्यूट एंगल हो गया, न्यून कोण हो गया।
अब ये तीन कोण जो है, तीन कोण में एक कोण तो आपका 90 डिग्री फिक्स हो गया, तो बाकी दो कोण आपका हो गया एक्यूट एंगल, न्यून कोण हो गया। अब इस एक्यूट एंगल में न्यून कोण में से किसी एक कोण, टोटल दो कोण है, दो कोण में से किसी एक कोण को हम मुख्य कोण कह देते हैं। मुख्य कोण का मतलब प्रिंसिपल एंगल। तो आप किसी को भी कह सकते हैं, पहले हम इस वाला कोण को जो है मुख्य एंगल कह जाते हैं। इस एंगल को हम नाम देते हैं थीटा। थीटा का नाम सुने हुए आप? एक बार सुनिए फिर से। हमने क्या कहा? हमने कहा तीन गो कोण होता है, लेकिन समकोण त्रिभुज है, एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स है, बाकी दो कोण को मिला करके 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यह दोनों कोण जो है वो आपका एक्यूट एंगल है, जो 0 से बड़ा होना है, हमेशा 90 से छोटा होना है। हमने क्या कहा? ये दो एक्यूट एंगल में किसी एक एंगल को आप मुख्य कोण मान लीजिए, प्रिंसिपल एंगल मान लीजिए। हमने क्या कहा कि ये वाला कोण को मुख्य कोण मान लेते हैं, प्रिंसिपल एंगल मान लेते हैं। आप अगर चाहें तो ये वाला कोण को ही प्रिंसिपल एंगल मान सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसको माना हुआ है, फिर दूसरा जब लेंगे तो वहाँ बनाएंगे। अब यहाँ पर बात को समझिएगा। अब ये वाला कोण अगर 90 डिग्री लिए हुए हैं, ध्यान से बात सुनिए, इस कोण का सामने वाला भुजा अगर पूछे तो ये वाला हो जाएगा। इस कोण के सामने वाला भुजा कौन? ये वाला। तो ये आपका भुजा का नाम क्या हो गया? ये आपका AB भुजा हो गया। इसके बाद ये जो कोण 90 डिग्री है, इस कोण के सामने वाला भुजा पूछे तो कौन हुआ? ये वाला हुआ। इस भुजा का नाम क्या हुआ? ये आपका AC हो गया। इसके बाद ये 90 डिग्री और ये थीटा के बीच का जो भुजा हुआ कौन हुआ? ये वाला हो गया। तो 90 डिग्री और थीटा का भुजा जो हुआ ये वाला हो गया BC भुजा। आप तीनों भुजा को बढ़िया से देख पा रहे हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा बोलेंगे तो ये वाला हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा बोलेंगे तो ये वाला हो गया, और 90 डिग्री और थीटा के बीच का जो भुजा अगर बोले तो ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से बात सुनिएगा, जो क्लास 10th में भी आप पढ़े हुए हैं। हालांकि हमको लगता है कि जिस वक्त हम बोल रहे थे तो उस वक्त आप मन में नाम भी सोच रहे होंगे कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, लेकिन नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है, सॉरी ये वाला कोण थीटा है और ये वाला कोण 90 डिग्री है, याद रखिएगा ये वाला कोण अगर 90 डिग्री है, समकोण है, तो समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है ना, उस भुजा को हाइपोटेनस कहा जाता है। इस भुजा को हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसको हिंदी में जो है कर्ण कहा जाता है। हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण कहा जाता है, और इसको जो है H से सूचित किया जाता है। मतलब यह हुआ कि AC भुजा का नाम क्या हो गया? हाइपोटेनस, कर्ण कहा जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा रहता है उसको हाइपोटेनस कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। इसके बाद याद रखिएगा भाई, ये वाला कोण अगर थीटा है, मतलब मुख्य एंगल है, तो इसके सामने वाला जो भुजा हो गया उस भुजा को परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हिंदी में जो है लंब कहा जाता है, और इसको हमेशा जो है P से किया जाता है सूचित। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 90 डिग्री और ये थीटा के बीच का भुजा, इस भुजा को जो है आधार कहा जाता है, मतलब बेस कहा जाता है। इसको कहेंगे बेस, जिसको हमेशा आप B से करेंगे सूचित, और इसको हिंदी में कहेंगे आधार। बात समझ गए? हमें लगता है कि ये बातों को बढ़िया से आप समझ गए कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हाइपोटेनस होता है, इसको हमेशा ऐसे सूचित किया जाता है, कर्ण कहा जाता है हिंदी में। इसके बाद ये वाला कोण अगर थीटा है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में लंब कहा जाता है, और इसको P से सूचित किया जाता है। इसके बाद 90 डिग्री और थीटा के बीच का जो भुजा होता है उसको बेस कहा जाता है, उसको हिंदी में आधार कहा जाता है। ये तो आपने समझ गया बढ़िया से, में कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन ये जो है ये आपका फिगर नंबर 1 है। जैसा आपको बताया, यहाँ पर टोटल एक्यूट एंगल 2 गो है, ये वाला कोण माने तब ऐसा हुआ। अगर ये वाला कोण हम थीटा मानते तो इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या होता है? बेस। लेकिन ये हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा, तो हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस जो है ये आपस में इंटरचेंज होते रहता है। ये डिपेंड करता है कि सामने में एंगल क्या है। तो एंगल के आधार पर
एंगल पर डिपेंड करता है ये आपका परपेंडिकुलर और बेस। तो ये आप सबको देखिएगा भाई, ये हो गया आपका फिगर नंबर 1 जो कि आप अच्छी तरह से डिटेल से समझ गए। अब एक फिगर और बनाते हैं, और एक फिगर जो है देखिएगा सब कोई, ये मैंने दूसरा फिगर बनाया। अब इस फिगर में इसका नाम देते हैं P Q और ये आपका R। ये वाला तो 90 डिग्री फिक्स होगी। अब की बार क्या करेंगे, तो ये वाला कोण को मान लेते हैं प्रिंसिपल एंगल, जिसको नाम देते हैं थीटा। ये थीटा क्या है, तो ग्रीक लेटर का एक नंबर है, सिंबल है, जो कि आपको याद रखना। थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, चाई, साई, लैम्डा, म्यू। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला कोण हमने क्या कहा, थीटा। अभी जस्ट आपको बताया गया बहुत डिटेल से कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसको ऐसे सूत्र कहता है, हिंदी में कर्ण कहा जाता है। ये वाला कोण अगर थीटा है, सामने वाला जो भुजा होगा ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको हिंदी में लंब कहा जाएगा, और इसको हमेशा पी से सूचित किया जाएगा। और थीटा और 90 डिग्री के बीच का जो भुजा होता है इसको बेस कहा जाता है, जिसको हिंदी में आधार कहा जाता है। तो ये बात आप समझ गए। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये डिपेंड किया किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, बात समझ गए। ये हो गया आपका फिगर नंबर 2। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये दोनों फिगर को अच्छी तरह से कॉपी में उतार लें। जितना कुछ होने के बाद इसको उतार लीजिए, तब फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो आज के क्लास में हम लोग पूरा सिलेबस के बारे में समझे। क्लास 11 के मैथ का सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा यूनिट्स है जो कि आप पीछे पढ़े हुए हैं, कौन कौन सा यूनिट्स है जो कि आप न्यू पढ़ेंगे, इसके बाद कौन सा बुक हम लोग पढ़ाई करेंगे, किस तरह से हम लोग साल भर तैयारी करेंगे, ये सारा बातें आज हम लोग समझ गए। इतना कुछ होने के बाद हमने सबसे पहले आपका स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हमने सिर्फ बेसिक बताया, मतलब समझिए कुछ भी नहीं बताया, इतना चीज़ें बताया जो कि आप जानते हैं पहले से। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रुकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।